आपका स्कैप होल्डिंग, इसको कहते हैं ढांचा निर्माण। और अगला था यम के ओ, तो मोर नॉलेज, KNOWLEDGE नॉलेज, अदर्स यानी अधिक जानने वाला दूसरा। मान लें इसको कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैप होल्डिंग और यम के वो, ये तीनों आपकी जो है इस सिद्धांत के मेन हैं। अब आप देखेंगे कि पहले हम लोग ZPD के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि ZPD होता क्या है, स्कैप होल्डिंग क्या होता है और मोर नॉलेज अदर्स क्या होता है। अब देखें कि ये ZPD जो है सहयोग होता है, सपोर्ट होता है, सहायता होती है। तो वो होता क्या है, वो बीच का सपोर्ट या सहायता होती है सीखने में, जो बच्चा बीच में सपोर्ट या सहायता करता है। और ये अस्थाई होता है, परमानेंट होता है। वो सहयोग क्या होता है आपका, अस्थाई और परमानेंट होता है। और इस तरीके से बच्चे के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके जीवन में सीखने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा अगर ZPD का अनुभव, मतलब उस अवस्था में, ZPD की अवस्था में अगर बच्चे में सुधार हो गया तो वो कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता है, वाइगोस्की जी ने बताया। और इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि शुरू का जो है सुधार, शुरू का सपोर्ट या सहायता या सहयोग कह लें, और ये अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। और ये मतलब उसके समाजीकरण में, इसके विकास में जो है शुरू का जो सहयोग होता है, इसके फोल्डिंग यानी ढांचा निर्माण, एक तरीके से बेस जो बनता है शुरू में। कोई भी चीज़ आप देख लें, बच्चे को पढ़ाने के लिए या कोई घर बनाने के लिए या कोई भी एग्जाम्पल आप लेंगे, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझाएंगे। मोर नॉलेज अदर्स, यम के वो, ये क्या होता है, जो आपको ये इसके फोल्डिंग और ZPD मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, ये आपका जो है में जो आपको सिखाने, सहयोग देने, सपोर्ट करने, हेल्प करने का जो काम करता है, वो आपसे ज़्यादा जानने वाला होता है। चाहे वो आपसे बड़ा हो, चाहे आपसे छोटा हो, चाहे आपके हम उम्र का हो, तो उसी को आपको कहेंगे मोर नॉलेज अदर्स, अधिक जानने वाला दूसरा व्यक्ति, जो आपको इसके फोल्डिंग भी करवाता है और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट करवाता है। इसको हम लोग 2-3 उदाहरणों से समझेंगे, कभी कभी उदाहरण भी पूछ लेता है। अब देखें कि पहला उदाहरण मान लीजिए ये है कि बच्चा जो है सीख रहा है, क्या कर रहा है, सीख रहा है, आप उसको सिखा रहे हैं एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, एज ए चाहे कह लें आपकी अदर्स ही कह लें, टीचर कह लें या गार्जियंस कह लें या पेरेंट्स कह लें, पेरेंट्स या गार्जियंस दो एक ही मान लीजिए आप लिख करके हो गया। तो जैसे मान लीजिए कक्षा 5 का स्टूडेंट है, 5 का स्टूडेंट है, वो बच्चा जो है पढ़ रहा है। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं। दोनों बच्चों का आपने टेस्ट लिया, क्या लिया, टेस्ट लिया। तो दोनों बच्चे 50 नंबर का टेस्ट था और 50 नंबर में दोनों बच्चे जो है लगभग 20-20 नंबर पाए। कितने नंबर पाए, 20-20 नंबर पाए। जब आपने कॉपी चेक की तो दोनों बच्चों का जो रिजल्ट आया वो लगभग 20-20 नंबर था। फिर आपने कहा कि हम जो है बहुत तुम लोगों को जो है मतलब कि उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तुम लोग अभी पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, इसलिए अगर तुम लोगों का समय हो तो मेरे यहाँ चले आओ और मैं तुमको पढ़ाऊँगा और सिखाऊँगा। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का, चाहे इंग्लिश का ही आप ले लें, इंग्लिश का उन्होंने टेस्ट लिया तो इंग्लिश में वो 20-20 नंबर दोनों बच्चों ने पाया। तो आप एक बच्चा आया और एक बच्चा जो है नहीं आया,
या आप ही गए, एक बच्चे को पढ़ाए, एक बच्चे को नहीं पढ़ाए, समझाए, उसको पढ़ाए, उसके बारे में ज्ञान दिलाए, तो एक बच्चे का फिर कुछ दिनों बाद दोनों बच्चों का फिर टेस्ट लिया, तो एक बच्चा जो है 20 नंबर के बजाय जो है 45 नंबर पा गया, नहीं 50 में 45 नंबर पा गया, और एक बच्चा जो है 20 का 20 ही नंबर पाया क्योंकि वो नहीं पढ़ा था। तो जो 20 और 45 के बीच का जो ग्रोथ हुआ, जो इंक्रीजमेंट हुआ, एक तरीके से वो आपका ZPD कहा जाएगा, यानी वो विकास संभावित उसका विकास हो गया, और यह जो है अस्थाई विकास है। तो इस तरीके से समझें कि बीच में जो हमने सपोर्ट दिया जो है उसको, वो जो है उसका ZPD कहा जाएगा। तो इसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपको 110 नंबर या 120 नंबर लाना है, आप 60-70 नंबर ला रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं 2 बार 3 बार टेस्ट दिया आपने, आपका नंबर 60-70 नंबर 80 नंबर से ज़्यादा नहीं हो रहा, आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं CTET और ये UP टेट या किसी भी टेट को आप क्लियर नहीं कर पाए, किसी भी स्टेट के टेट को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या किए कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग आपने ज्वाइन कर लिया, और फिर उसके बाद किसी ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे करके पढ़ लिया, और फिर आपका जो है 70 नंबर आप पहले पा रहे थे, पास नहीं हो रहे थे, फिर आपने 115 नंबर पा गए। तो वो जो बीच का आपका मतलब आप का जो एक वो जो 70 के बाद मतलब आप समझ लीजिए जो 45 नंबर आपका ग्रोथ हो गया, 115 नंबर आपने पा लिया, यानी पास कर लिया टेट CTET को, तो वो जो आपका जो है ZPD जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी बीच का सपोर्ट जो है आपका, ये आपका जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। और हम उसी को फिर समझेंगे। अब तो आप इसको समझ गए होंगे अब इस तरीके से। और कभी कभी देखेंगे किताब आप देखेंगे तो उसमें साइकिल चलाने का भी वो फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ तो चूँकि फिगर बनाया नहीं जा सकता, या मेरे पास उस तरीके का अभी वो नहीं है कि मैं आपको ऐसे नहीं, और ऑनलाइन क्लास में उसको सरका के लोग दिखा देते हैं फिगर से, और लिखना भी नहीं पड़ता, और उसको सरका के पढ़ाते जाते हैं। तो मेरा तो अभी पूरा प्रयास है कि समझाने का प्रयास करूँ, बाकी जो चीज़ें हैं उसको बताने का प्रयास करूँ, आप लोग अधिक से अधिक समझ जाएं। तो अब कहने का मतलब ये कि अब उस साइकिल चलाता है बच्चा साइकिल चलाता है, तो कभी उसका ध्यान पैडल पे जाता है, कभी कभी हैंडल पे जाता है। जब पैडल चलाने लगता है तो आगे कहीं ले जाकर खंती में, कहीं ले जाकर खाई में ऐसे गिर जाता है वो। और फिर जब पैडल पे ध्यान जाता है, हैंडल पे ध्यान जाता है, तो पैडल नहीं मार पाता, तब भी वो गिर जाता है। वो साइकिल पे तो चढ़ तो गया है, थोड़ा बहुत चला भी ले रहा है, पैडल मार रहा है, फिर उसके बाद ये यहाँ से कुछ दूर गया, फिर उसके बाद उसको नहीं मार पाया तो वो गिर जा रहा है। मतलब कि उसको थोड़ा सा भी चलाने का ज्ञान हो गया है, थोड़ा चलाने का ज्ञान मतलब सीख लिया है, वो चलाना सीख लिया है फिजिकली या मेंटली रूप से, कि पैडल पे भी पैर रखना है, हैंडल पे हाथ रखना है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर वो जो है अपने कंसंट्रेशन को नहीं बना पा रहा है, पैर को भी और हाथ की भी सामंजस्य को नहीं बना पा रहा है। तो उसमें बीच से उसके फादर्स कह लीजिए या उसके गार्जियंस कह लीजिए, ये पीछे से पकड़े हुए हैं, और फिर बीच में उसको छोड़ दे रहे हैं, और वो बच्चा फिर पैडल पे भी कंसंट्रेट कर ले रहा है और हैंडल पे भी कंसंट्रेट कर रहा है, तो चलाना सीख ले रहा है। तो इस तरीके से बच्चा जो है जो वो सीख ले रहा है, तो वही ZPD है। तो इस 2-3 उदाहरणों से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसी उदाहरण से हम ZPD तो हमारा समझ में आ गया, हम उसी उदाहरण से इसके फोल्डिंग ढांचा निर्माण को भी समझेंगे। अब जैसे मैंने बताया नहीं, बच्चे का शुरुआती, जैसे बच्चा क्लास 4 में था और उसके बाद 5 में गया, 5 का सिलेबस उसको शुरू में टीचर पढ़ाना शुरू किए, जो अभी शुरू कर रहे हैं, यानी ये जो आपका है ये इसके फोल्डिंग, यानी आपका जो है निकट विकास का क्षेत्र, कहने का मतलब ये है आपका ये इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग यानी ढांचा निर्माण, अगर आप इसको कहेंगे तो ये तरीके से कि शुरुआती सपोर्ट जो है, जैसे ढांचा कब बनता है, मतलब एक तरीके से बेस शुरू में ही नहीं बनता है, ढांचा नाम से ही आप समझ लें इसके फोल्डिंग। तो ना वैसे इसके फोल्डिंग ही आता है, नाम ये भी याद आपको रखना पड़ेगा इसके फोल्डिंग में।
तो उसमें क्या है कि बच्चा जो है शुरुआत में ही सीखता है, बस यही अंतर है। जेडपीटी में बच्चा मध्य में सीखता है, बीच में सीखता है, उसको सपोर्ट, हेल्प या सहयोग दिया जाता है सामने। लेकिन इसमें शुरुआत का जो सहयोग होता है, अब तीनों उदाहरणों से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि बच्चा कल कक्षा 4 में था और 5 में गया जब, तो उसको टीचर ने पढ़ाने का जो प्रयास किया, मानी उसका सिलेबस जो है इंग्लिश का उन्होंने टेस्ट लिया था ना, तो वो जो शुरू में वो सिलेबस पढ़ाया और वो बच्चे को समझ में आया, जो भी समझ में आया वो 20 नंबर जो पाया जो है, तो वो 20 नंबर का जो उसका रिजल्ट है वो वही वो शुरुआती जो ज्ञान उसका होगा वो उसको होल्डिंग होगा। और फिर वो टेस्ट आप दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट शुरू से ही देना शुरू कर दिए। टेस्ट जब आप बीटीसी या बीएड या डीएलएड ऐसे करके जब आप कर लेंगे तब आप शुरू करेंगे कि टेट सीटेट का टेस्ट देने के लिए, तो आप उसका प्रयास करना शुरू कर देंगे या उसको करते समय ही आप प्रयास शुरू करेंगे। तो जब आप शुरुआत में ही उस टेस्ट को शुरू कर रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि इसका फोल्डिंग ढांचा निर्माण। अब वही उदाहरण फिर साइकिल में आप देखेंगे, साइकिल अभी बच्चा कुछ नहीं जान रहा, साइकिल के बारे में जान भी नहीं रहा है और कह रहा है कि मैं साइकिल मुझे चाहिए, पापा उसके साइकिल खरीद के ला दिए दुकान से और कहेंगे कि अब पापा मैं चलाऊँ कैसे। आप उसके पापा उसको ले गए और कहे बेटा इसको बैठो, अब पीछे से उसको पकड़े, पीछे से पकड़े और जब तक पकड़े हैं अब कि तब तक वो चला रहा है, फिर छोड़ देने के बाद वो गिर जा रहा है। तो ऐसे करके धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चाहे कोई भी, चाहे स्कूटी मतलब बड़े लोग सीखते हैं या 4 व्हीलर वगैरह, तो अब वही बच्चे की बात हो रही है, बच्चे की विकास की बात हो रही है, तो उसमें भी साइकिल चलाने में भी सपोर्ट, बच्चे का शुरू का जो सपोर्ट होता है वो अस्थाई होता है। आपका है क्या होता है, अस्थाई होता है। और शुरू का अधिगम, शुरू का अधिगम, अधिगम जिसको कहेंगे, यानी शुरू का लर्निंग, और ये आपका जो है अस्थाई होता है। और यानी शुरू का अधिगम और शुरू का सहयोग, इसे आप याद रखेंगे। ये आपका ये आपका अस्थाई होता है, इसको हमने बता ही दिया था, आप लोगों को जानना होगा। ये बीच का अधिगम, जेडपीटी के बारे में हम बता रहे हैं, और ये आपका बीच का सहयोग। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो तीनों जो है ये अस्थाई जेडपीटी और बीच का अधिगम, बीच का सहयोग, और इस तरीके से इसके फोल्डिंग अस्थाई, शुरू का अधिगम, शुरू का सहयोग। तो अब तो समझ में आ गया होगा। और फिर लास्ट आपका था उसमें यम के ओ, क्या था यम के ओ, मोर नॉलेज अदर्स। इसको हम लोग समझेंगे कि अधिक जानने वाले दूसरे। तो अब जैसे बच्चा के माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, जो उसको सिखा रहा है, जो उसको बता रहा है, जो उसको समझा रहा है, जो उसका सहयोग कर रहा है, तो उसी को हम कहेंगे यम के ओ, मोर नॉलेज अदर्स। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जो है रिलेटेड है। अब आप समझ गए होंगे कि ये तीनों चीज़ें इतनी अच्छे से मैंने आपको समझाया, इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया, एक तरीके से कहा जाए तो ठेठ भाषा में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरणों को भी आपके सामने प्रस्तुत करके बताया। तो आप समझ गए होंगे। अब इस तरीके से ये है, और अगला कुछ पॉइंट्स और हैं जिसे हम लोग जानेंगे कि वाइगोस्की जो है कुछ पॉइंट्स के बारे में और चर्चा किए थे, तो हम लोग उसको भी थोड़ा थोड़ा कभी क्वेश्चन आ जाए। वैसे यहाँ से सीटेट वगैरह में 1-2 क्वेश्चन, सीटेट वगैरह या टेट वगैरह में तो एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है उससे रिलेटेड। तो इसके बाद हम लोग कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे।
तो अब हम जानेंगे कि जैसे उसके कुछ हैं जो है सम टर्म्स ऑफ y की सम टर्म ऑफ वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, यानी आप समझ लें कि कुछ टर्म्स हैं, यानी इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, कुछ बिंदु हैं। तो पहला आपका है, आपका पहला है ये देखिए याद आ रहा था अभी जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट तो सहयोगात्मक में सहयोगी योजना इसको आप कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो है एक दूसरे से जो है संपर्क होता है, कोलैबोरेट होता है। बच्चा एक दूसरे से क्या होता है, साथ साथ में रह करके बच्चा जो है समाज के साथ साथ रह करके अंतःक्रिया करके सीखता है। क्या करता है, अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी साथ साथ रह करके सीखता है, कोलैबोरेट करता है। वो जैसे एक दूसरे का जो है साथ देता है, एक दूसरे के संपर्क में रहता है। और दूसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग, यह है सहयोगी अधिगम है आपका। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो कोई सिखाता है, जैसे कोऑपरेटिव मतलब कि ये भी कोलैबोरेट और कोऑपरेटिव दोनों लगभग वही है कि बच्चा जो है एक दूसरे से सीखता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कोलैबोरेट का मतलब कि एकदम घुल मिल जाता है, कोलैबोरेट हो जाता है। कोऑपरेटिव का मतलब भी घुल मिल जाता है, लेकिन उतना वो संपर्क नहीं रहता है। लेकिन कोलैबोरेट और कोऑपरेटिव उन्हें सहयोगी अधिगम ये भी है, सहयोगी योजना एक तरीके से है। योजना का थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाएगा। और अधिगम का मतलब कि कुछ लोग ही जैसे दो लोग ही आपस में मिल करके सीख रहे हैं, तीन लोग ही मिलकर रहे हैं। लेकिन कोलैबोरेट योजना का मतलब है कि काफ़ी संख्या में एक समुदाय में, एक समाज के लोग आपस में किसी चीज़ को डिस्कस करके सॉल्व कर रहे हैं, तो कोलैबोरेट प्रोजेक्ट्स हो जाएगा वो। और तीसरा है आपका रेसिप्रोकल लर्निंग, ठीक है। ये आपका परस्पर अधिगम, इसको आप समझ लें। ये क्या होता है कि बच्चा जो है, वाइगोत्स्की जी ने कहा कि रेसिप्रोकल लर्निंग में बच्चे का ये नहीं है केवल टीचर से ही सीखता है, पेरेंट से ही सीखता है, यानी टीचर भी बच्चे से सीखता है, पेरेंट्स से भी बच्चे से सीखता है। किसी ने कहा ना कि बच्चा जो है पिता का पिता होता है, यानी पुत्र भी पिता का पिता होता है। कुछ चीज़ें हैं हम लोग पढ़ाते हैं क्लास वगैरह में, तो कभी कभी आ जाता है कि अरे यार देखो ये चीज़ें नहीं है, ये बच्चा ही बता रहा है। जैसे एक बार बहुत सा कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो इस तरीके से कि रेसिप्रोकल का मतलब कि एक दूसरे से सीखना, दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विद्यालय में टीचर ही बच्चों को सिखा रहा है, यानी कुछ चीज़ें जो हैं जब टीचर से मिस्टेक करता है तो बच्चे भी उसको तुरंत टोक देते हैं, वहाँ पे कमेंट करते हैं, तो वो टीचर्स फिर उसको संशोधन कर देता है। या फिर कहीं कन्फ्यूजन हो तो जा कर के फिर जो है अपने डिपार्टमेंट में जाकर उसको पढ़ता है और फिर उसको क्लियर करके बच्चों को बताता है। तो ये है कि बच्चे से सीखना टीचर और टीचर से सीखना बच्चे, इस उदाहरण से आप समझेंगे। अगला था रेसिप्रोकल, और ये चौथा है
पियर्स ट्यूटोरिंग मतलब सहपाठी के साथ सीखना। तो आप समझ गए होंगे कि पियर्स सहपाठी होता है, दोस्त होता है, तो उसके साथ भी बच्चा जो है सामाजिक संबंध बना करके सीखता है। बस इतना ही नाम से ही आप स्पष्ट है। कभी कभी अगर इस तरीके का आए तो आप उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि पीयर ट्यूटोरिंग क्या है। अक्सर ये जो है हिंदी में ना करके इंग्लिश में ही इसका वो आता है, क्योंकि हिंदी इसकी काफ़ी क्लिष्ट है। तो अगर इंग्लिश में आप समझ जाएंगे तो वो क्लियर होगा कि सहपाठी अपने साथ के, हम उम्र के, अपने दोस्त के साथ वो जो है अधिगम करता है। अगला था आपका असिस्टिव लर्निंग। का मतलब है कि एक तरीके से अधिक जानने वाला जो है, यानी जानने वाले के साथ रहना, जानने वाले से सीखना। असिस्टिव का मतलब कि किसी से आप जो सीख रहे हैं वो आपसे अधिक जान रहा है, सामाजिक अध्ययन आप कर रहे हैं, सामाजिक ज्ञान ले रहे हैं, सामाजिकरण का वो हो रहा है आपका, तो वो तरीके से असिस्टिव लर्निंग, यानी अधिक जानने वाले से आप सीख रहे हैं। तो ये आपका, अगर इसको आपको याद करना है, यानी कोलैबोरेट प्रोजेक्ट्स, और दूसरा था आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग, असिस्टिव लर्निंग। तो CCR, इसको आप बोलें CCRP, ये इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। कोलैबोरेट और कोऑपरेटिव, रेसिप्रोकल, पीयर और असिस्टिव। तो ये सारी चीज़ें। और थोड़ा सा और आप लोगों को बता दें कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कंफ्यूज होता है कि जीन पियाजे जी का मत और वाइगोस्की जी के बारे में का मत को हम लोग थोड़ा सा जान जाएंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बिटवीन जीन पियाजे एंड वाइगोस्की। तो हम दो भागों में कर देते हैं। एक तरफ हम बना देंगे जीन पियाजे, एक तरफ बना देंगे वाइगोस्की। ठीक है। तो अब जीन पियाजे ने किस पे फोकस किया था? विचार पे। किस पे फोकस किया था? विचार पर बल दिया था। इन्होंने किस पर बल दिया था? अब नंबरिंग कर देते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा। इन्होंने भाषा पे बल दिया था। किस पर बल दिया था? भाषा पर बल दिया था। इन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है स्वयं या अंतःक्रिया यह स्वयं से सीखता है, स्वयं से सीखता है। इन्होंने कहा बच्चा समाज से सीखता है, समाज से सीखता है। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है, जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे का विकास कर्मेंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां से होता है। इन्होंने कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, यानी सामाजिक संबंधों से होता है। और मेन है विचार और भाषा, स्वयं से सीखना, समाज से सीखना, और ज्ञानेंद्रियों वही आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर। इन्होंने समाज को मुख्य दिया कि परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय, समुदाय, जाति, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया। और इन्होंने ये कहाँ के रहने वाले थे जीन पियाजे जी? ये आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जर। ये दूसरा है आपका, ये तीसरा, चौथा स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। और ये आपके थे कहाँ के? रूस के मनोवैज्ञानिक
ठीक है। तो इस तरीके से बर्थ तो दोनों लोगों के साथ एक साथ हुई थी। वो 1896 में जन्म, और इनका जो भी 1896 ईस्वी कर देते हैं जो है, ये इसका इनका भी जन्म 1896 ईस्वी, और डेथ कब इनकी हुई थी, यानी मृत्यु 1980 में ईस्वी, और इनकी मृत्यु जो है 1934 ईस्वी। और ये आपके जो थे सातवां, ये कि लंबी आयु जिए, लगभग 86 वर्ष तक जिए, और ये 38 वर्ष तक केवल जिए। तो ये तो बहुत वो नहीं है क्वेश्चन पूछने का। और इस तरीके से हम लोग एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहला क्या था कि मतलब शुरुआती में वाइगोस्की, एक बार रिपीट कर लिया जाए, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत को हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से छूटा होगा तो वो भी रिपीट हो जाएगा। सबसे शुरुआत में क्या था कि उनका थोड़ा सा परिचय था। ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनकी जो थेसिस वगैरह थी रूस की भाषा में थी, और उसको बाद में जो है कन्वर्ट किया गया, जिसमें बहुत सारे बिंदु जो है छूट भी गए, लेकिन जो भी बिंदु कन्वर्ट हुआ, अनुवाद हुआ, इनका ट्रांसलेट हुआ, वो काफ़ी जो है हेल्पफुल रहा। और समाज और संस्कृत के बारे में इनका जो मत था, और इनकी थियरी भी उससे संबंधित है। और बाकी इनकी कुछ बुक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, और थॉट एंड लैंग्वेज, और थिंकिंग एंड स्पीच, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ वाइगोस्की, और द हिस्टोरिकल मीनिंग ऑफ द क्राइसिस ऑफ साइकोलॉजी, द सोशियोलिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मैन। मुख से ये आपकी इनकी किताबें थी। किताबें तो इनकी 20-25 हैं, लेकिन जो जिनसे क्वेश्चन मैंने देखा कि क्वेश्चन इन सभी किताबों से ज़्यादा आया है, तो उन किताबों को आप याद रखें। और अगला इनका सिद्धांत था। सिद्धांत में इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक वो सहयोगात्मक अधिकतम विकास का सिद्धांत, और सांस्कृतिक जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सिद्धांत को कई नामों से मतलब इन्होंने उसको एक तरीके से समाज और भाषा पर इनका ज़्यादा फोकस था, संस्कृत यानी कल्चर पे भी इनका ज़्यादा फोकस था। फिर उसके बाद इनके सिद्धांत हो गए। फिर इनका जो कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपका सामाजिक अंतःक्रिया, तो समाज में जो बच्चा सीख रहा है, समाज के अंत संबंधों से यानी संबंध बना करके सीख रहा है। कहा जाता है ना कि अगर समाज से लगाव नहीं है तो वो पशु के समान है। तो इस तरीके से अगर कोई भी है जिसका नाता समाज से नहीं है, अपने भाई बहन माँ बाप परिवार से नहीं है, तो उसका जीना बेकार है। चाहे वो अरब खरबपति क्यों ना हो, तो समाज में ही उसका योगदान है और समाज ही उसको जानेगा, तभी उसकी पहचान रहेगी। अन्यथा वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा धनी क्यों ना हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। तो जब तक वो समाज में सहयोग उसका नहीं रहेगा, तब तक वो किसी चीज़ को उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से भाषा थी। भाषा का मतलब कि भाषा पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था कि बच्चा पैदा होते ही भाषा का प्रयोग करने लगता है, जिसमें चामास्की जी का भी मत था। हमने उसमें आप लोगों को पढ़ाया था सामाजिकरण वाले में कि जो है
भाषा विकास का सिद्धांत, तो चामास्की जी ने भाषा पे ज़्यादा जोर दिया था कि बच्चा शुरू में ही भाषा का प्रयोग करने लगता है, क्रंदन करता है अर्थात रोता है, तो इन्होंने भी भाषा को मुख्य रूप से आपका प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच, सोशल स्पीच, तो सोशल स्पीच मतलब 2 साल के बाद शुरू होती है और उसमें बच्चा सोशल समाज में अपने माँ बाप, भाई बहन ऐसे लोगों के साथ जो बातें करना शुरू करता है तो उसको सोशल स्पीच यानी सामाजिक भाषा, सामाजिक वाक कह लेंगे आप उसको। फिर उसके बाद प्राइवेट स्पीच है। प्राइवेट स्पीच में मतलब कि बच्चा जो है 3 वर्ष के बाद बात कर कर के जो है किसी चीज़ को सीखता है, कुछ भी करता है तो बोलता रहता है और बोल बोल करके जो है उसका अपने व्यक्त करता है विचारों को वो। और फिर 7 वर्ष के बाद बच्चा साइलेंट स्पीच में हो जाता है, मतलब वो भाषा का प्रयोग तो करता है लेकिन जो है वो बोलता नहीं है, अपने मन में ही भाषा का प्रयोग करता है और समाज से जो उसका इंटरेक्शन है उसको लगाए रहता है। तो इस तरीके से ये आपका भाषा हो गई। फिर अगला था आपका ZPD, स्कैफोल्डिंग और यम के वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेज अदर्स। तो आपको मतलब कि आपका ZPD जो था बीच का दिया गया सपोर्ट, सहयोग या आप कह लें उसको हेल्प, और ये परमानेंट होता है, अस्थाई होता है इसकी लर्निंग। और इस तरीके से उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया था। और इसके फोल्डिंग का मतलब कि शुरुआती दिया गया सहयोग, सपोर्ट जो अस्थाई होता है और ये भी एक तरीके से समाजकरण के लिए एक बेस का काम करता है। यम क्यू मतलब कि जो आप सपोर्ट देने वाला है, सहयोग देने वाला, हेल्प करने वाला है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अधिक जानने वाला है जो आपको समझा रहा है, पढ़ा रहा है, टीचर्स भी हो सकता है, गार्जियंस भी हो सकता है, समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, भाई बहन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से उदाहरण के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया था। एक कक्षा 5 के विद्यार्थी का उदाहरण आपको लिया था और एक आपकी जो ये तैयारी चल रही है टेट सी टेट की, इसकी का उदाहरण लिया था। एक साइकिल का उदाहरण दिया था जिसका फिगर किताबों में आप देंगे तो फिगर के माध्यम से भी, या बच्चे भी साइकिल चलाते हैं तो उसका उदाहरण लिया था। तो इस तरीके से तीनों ये हो गया था। फिर अगला आपका था कि ये आपका कोलैबोरेट प्रोजेक्ट्स और कोऑपरेटिव लर्निंग और रेसिप्रोकल लर्निंग और आपका पीयर ट्यूटोरिंग और असिस्टिव लर्निंग। तो कोलैबोरेट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया, बड़ा समाज होता है, कोलैबोरेट करता है, वो अंतर संबंध बनाता है, सहसंबंध बनाता है और उसे सीखता है, तो उसको कोलैबोरेट प्रोजेक्ट्स कहते हैं। और कोऑपरेटिव लर्निंग में भी बच्चा जो है अंतःक्रिया करके सीखता है, लेकिन वो अपने कुछ लोगों से, 2 लोगों से, 2 से 3 लोगों से, 4 लोगों से कोऑपरेटिव मतलब सामंजस्य बना करके अंतर संबंध करके सीखता है। रेसिप्रोकल जो लर्निंग आपकी होती है, ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल किसी से सीख रहा है, उसको सिखा भी रहा है। जो रेसिप्रोकल मतलब कि आदान प्रदान, जैसे दोनों हाथ, जैसे हाथ मिलाते हैं, आप एक हाथ बढ़ाएं, वो एक हाथ बढ़ाए, तब जो दोनों हाथ आके मिले, तो ऐसा नहीं कि आप ही हाथ बढ़ाएं और वो जो है जा कर के मिल गया। तो वो भी सिखा रहा है और आप भी सिखा रहे हैं, वो भी सीख रहा है, आप भी सीख रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे चाइल्ड्स हो, चाहे समाज का आपका फ्रेंड्स हो, यानी फ्रेंड्स के बीच हो सकता है, हम उम्र के बीच हो सकता है और छोटे बड़े के साथ भी हो सकता है। और इस तरीके से पीयर ट्यूटोरिंग मतलब कि पीयर्स मीन्स होता है सहपाठी, मित्र, जो साथ में पढ़ने वाला हो, क्लास में रहने वाला हो, हॉस्टल में एक साथ रहने वाला हो, उसको पीयर ट्यूटोरिंग मतलब कि कहते हैं। तो उससे भी बच्चा जो सीखता है उसको पीयर ट्यूटोरिंग कहते हैं। अगला था आपका असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग का मतलब कि आप उससे सीख रहे हैं जो आपसे अधिक जानता है। तो इस तरीके से यम के वो का भी इसमें थोड़ा सा वो, तो ये थी। और उसमें डिफरेंसेस बिटवीन जो है जीन पियाजे एंड वाइगोस्की का हमने बता दिया कि इन्होंने भाषा पे ज़्यादा जोर दिया था वाइगोस्की जी ने, और जीन पियाजे ने विचार पे ज़्यादा जोर दिया था, संज्ञान पे ज़्यादा जोर दिया था। और ये वाइगोस्की जो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, इन्होंने कहा नहीं, स्वयं से सीखता है बच्चा, स्वयं से ही भाषा का उसमें उतना इम्पोर्टेंट रोल जीन पियाजे के अनुसार नहीं था। उन्होंने कहा संज्ञान, जो ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियों से बच्चे स्वयं से जो है शुरू से सीखना शुरू कर देते हैं। बाकी उनके ये जो है आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे
जीन पियाजे जी ये आपकी रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रूस के निवासी थे, और इन लोगों की पुस्तकें का मैंने पहले ही बता दिया था। तो इस तरीके से अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो मेरा पूरा प्रयास है कि हम जो है आपकी परीक्षा से पहले ही पूरे कोर्स को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग भी मन लगा करके पढ़िए, और भगवान से प्रार्थना यही रहेगी कि आप लोग सफल हों, मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो। अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए भाई, लाइक करने में क्या जाता है, थोड़ा सा मेरा जो है भाई उत्साह बढ़ेगा, मोटिवेशन मेरा भी होगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी पढ़ाया है, जो पढ़ा रहा हूँ आपको पहुँचता रहेगा। इसी बातों के साथ हम लोग आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।